रख वो हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्शन जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएससी 2023 के लिए एक्शन जीएस आपके लिए एक बेहतर टीम के माध्यम से एक बेहतर कोर्स अवेलेबल करा रहा है, और वो भी मिनिमम फीस में। और जो व्यक्ति या जो बच्चे फीस नहीं दे सकते हैं उनका भी स्वागत है, वो भी पढ़ सकते हैं, और जो फीस दे के पढ़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत है। इस क्रम में इंडियन पॉलिटी की क्लासेस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, और अन्य सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं हमारी टीम के द्वारा आप तक पहुंचाई जा रही हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 28 तक पढ़ लिया था, यानी कि 25 से लेकर 28 तक हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में प्रोविज़न किया गया है। उस प्रोविज़न्स को हमने रीड कर लिया था। इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम जानेंगे कि आर्टिकल 29 की विषय वस्तु क्या है, 30 की विषय वस्तु क्या है, 31 की विषय वस्तु क्या है, 32 की विषय वस्तु क्या है, 33, 34, 35 इन सब का अध्ययन करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 29 में व्यवस्था की गई है संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार के बारे में, और इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की भी बात की गई है। अब प्रश्न है कि आखिर संस्कृति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं किसी एक विशिष्ट व्यक्ति ने कहा है कि जिस राष्ट्र के पास अपनी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए संस्कृति नहीं होगी, कल्चर नहीं होगा, उस राष्ट्र की आने वाली पीढ़ी का जीवन एकदम से तहस नहस होगा। उसे अपने को कुछ बताने के लिए, अपने इतिहास को जानने के लिए, अपने गौरव को जानने के लिए जब वह कुछ नहीं पाएगा तो वह अपने को एक आधार विहीन समझेगा। और आप जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे यहाँ धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार हुए, उसमें संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि लोगों ने बताया कि आप उस संस्कृति के हैं जिस संस्कृति ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इन सब बातों से जो कुरीतियाँ थी, इन कुरीतियों को समाप्त करने में हमारे जो सामाजिक पुरोधा थे, सामाजिक नेता थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने अपने को इस बात के लिए प्रेरित किया, और उस प्रेरित होकर प्रेरणा ली कि हम अपने मूल्यों के आधार पर अपने राष्ट्र को हम सक्षम बनाएंगे, और राष्ट्र से ये जो विदेशी आदत आई हैं इनको हटाएंगे, और हम अपने भारतीयों के दम पर स्वयं का शासन स्थापित करेंगे। इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी संस्कृति और शिक्षा से संबंधित प्रोविजंस को पुटअप किया गया है, या इसका प्रोविज़न किया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण कहा गया है, और इसमें संरक्षण है किस बात का? उनकी भाषा का, उनकी लिपि का और उनकी संस्कृति का। यानी कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक रहते हैं, अल्पसंख्यक कौन कौन हैं? तो आप देखेंगे अल्पसंख्यक कौन है। जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग है, इस अल्पसंख्यक आयोग ने हमारे यहाँ 6 तरीके के या 6 समुदाय को अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 6 समुदाय हैं जिनको हमारे देश में अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा गया। अल्पसंख्यक का मतलब क्या हुआ कि कई समुदाय हैं, और इन समुदायों में कुछ समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है और कुछ समुदाय की जनसंख्या कम है। जिस समुदाय की जनसंख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, और जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। नॉर्मल परिभाषा है, नॉर्मल जानकारी है, ये बातें आपको पता होंगी। तो 6 तरीके के अल्पसंख्यक हमारे देश में निवास करते हैं या समुदाय निवास करते हैं। उसमें है मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध और ईसाई। इस समुदाय के
जो लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखा जाता है। तो इन्हीं अल्पसंख्यक लोगों के संस्कृति को, शिक्षा को, इनकी लिपि को संरक्षित करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मान लीजिए जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अब इनकी कोई संस्कृति है, इनकी कोई लिपि है, कोई भाषा है, जैसे प्राकृत पाली है। अब जो इस धर्म के या इस समुदाय के अनुयायी हैं, इनकी जो प्राकृत और पाली भाषा है या लिपि है, अब इसका संरक्षण जरूरी है, क्योंकि बहुसंख्यक लोग हिंदी बोल रहे हैं। तो आखिर जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं वहाँ सबके अधिकार होने चाहिए, और सबके अधिकार तभी प्रिजर्व हो सकते हैं, उनका संरक्षण तभी हो सकता है जब ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके भी अधिकारों को प्रिजर्व किया जाए, संरक्षण किया जाए। इसी उद्देश्य से कहा गया है कि भाई ये जो इनकी संस्कृति है, इनकी भाषा है, इनकी लिपि है, इसको हम संरक्षित करेंगे। मान लीजिए आप जैन धर्म में देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। अब जो दिगंबर लोग होते हैं, आप जानते हैं ये वस्त्रों का त्याग करके रहते हैं, यानी कि वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो क्या आधुनिकता के इस मूल्य में जब लोग कपड़ों को एक विशिष्ट कल्चर मानते हैं, जिसके अच्छे कपड़े हैं, ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा आदमी, विशिष्ट आदमी है, बहुत रेपुटेटेड आदमी है, लेकिन वही एक व्यक्ति, वही एक समुदाय, जो समुदाय वस्त्र को ही नहीं धारण कर रहा है, तो क्या उसे जीने का अधिकार न दिया जाए, या उसको अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जीने का अधिकार न दिया जाए? नहीं, उसको भी अधिकार है, उसकी संस्कृति है। आप नमस्कार करते हैं, आप राम राम करते हैं, आपका भी अधिकार है। कोई गले मिलकर भेंट को स्वीकार कर रहा है तो उसको गले मिलने दिया जाए, ये उसकी संस्कृति है। कोई अल्लाह अकबर बोल रहा है, कोई जय श्री राम बोल रहा है, जो जो बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, ये उसकी संस्कृति है, ये उसका हिस्ट्री है, वह इसी कल्चर में जीवित है। अब मान लीजिए कोई ईसाई कल्चर वाला है, अब मान लीजिए वो शादी में शराब पीना ही पसंद करता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 आप ऐसा मत करिए, नहीं, ये उसका कल्चर है, आप उसको करने दीजिए। हाँ, इस कल्चर से अगर किसी को नुकसान होने लगे तब इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि पूरा मूल अधिकार प्रतिबंधों से घिरा हुआ है, और वो प्रतिबंध इस लायक इस उद्देश्य से नहीं रखे गए हैं कि किसी की स्वतंत्रता को हमें कम कर देना है। नहीं, स्वतंत्रता कम नहीं करना है, उन अधिकारों से, जिन अधिकारों का आप प्रयोग कर रहे हैं उससे किसी की स्वतंत्रता बाधित ना हो जाए, इसलिए उस पर प्रतिबंधों का आरोपण किया गया है। तो आर्टिकल 29 साफ व्यवस्था करता है कि जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें मनाही नहीं होगी। एक बात और इसी में है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं कि कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की कि ये जो अल्पसंख्यक वर्गों के बात हमारे लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, इसी लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी है कि जो नागरिक लिखा है, और नागरिक का मतलब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों हो गए, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों लोगों को अधिकार है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 केवल का जो मूल अधिकार है वह अल्पसंख्यकों से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि यह आम नागरिकों से भी जुड़ा हुआ है। तो केवल अल्पसंख्यक के लिए इसका कोड ना किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या कर दी गई है। और इसमें भी कहा गया है कि ये जो संस्थान हैं, इन संस्थानों को, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, इन लोगों को किसी भी विद्यालय में प्रवेश से मनाही नहीं किया जाएगा कि कोई पगड़ी बांध कर आ रहा है तो देखिए आपको संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए कोई दिगंबर ही है, वस्त्र नहीं पहन के आ रहा है, तो उसको विद्यालय में आने से मना नहीं किया जाएगा। अलग की बात है कि वो नहीं जाएगा, खुद ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर वह जाता है तो उसे मनाही नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे से तो जो हिजाब वाला प्रकरण है, अब जो हिजाब पहन के महिलाएं या बच्चियां कॉलेज में जाती हैं, वो कहते हैं देखिए हमारा सीधा सीधा मूल अधिकार है कि हम अपनी संस्कृति को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए हम हिजाब पहन कर आ रहे हैं। और वहीं जो विद्यालय का ड्रेस कोड है, विद्यालय के ड्रेस कोड की अलग व्यवस्था है। तो इन्हीं कारणों से
एक लोग कहते हैं कि हमारा मूल अधिकार है, दूसरा कहता है कि हमारी जो संस्था है, जो विद्यालय का कोड है, जो शिक्षा का कोड है, ड्रेस कोड है, उसको फुलफिल किया जाए। इसीलिए दोनों में कंट्रोवर्सी होती है, विवाद होते हैं और विवाद बृहद स्तर के हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। अभी कोर्ट्स ने डिसीजन दिया है कि भाई देखिए, संस्कृति का अधिकार है आपको, ठीक है, लेकिन जब आप विद्यालय आ रहे हैं तो आप विद्यालय जो कोड है, ड्रेस कोड है, उसको फुलफिल करिए। तो ये भी मुद्दा समझ में आ गया। अब आर्टिकल 30 जो है, आर्टिकल 29 का व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप कैसे है कि इसमें कहा गया है, लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ठीक है, इन्हें ये लगता है कि हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी लिपि का संरक्षण तभी हो सकता है जब हम अपने इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना कर लें। कैसे? ये जो 6 कम्युनिटी हैं, इनको ये लगता है, जो अल्पसंख्यक हैं, कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी शिक्षा, अपनी भाषा के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम एक संस्था की स्थापना कर लें। क्या? संस्था की स्थापना कर लें। तो वे अपनी संस्था का स्थापना कर सकते हैं। जैसे मदरसा। भाई मदरसे में क्या होगा? मदरसे में यही होगा कि भाई हम जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम, ये अपनी शरीयत, अपने कुरान के अकॉर्डिंग जो भी भाषा बोलते हैं, उर्दू, अरबी, तो वहाँ पर ये अपने इस अधिकार को, यानी कि अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए मदरसा की स्थापना कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए जैन धर्म के लोग हैं। क्या? जैन धर्म के लोग हैं। अब जो जैन धर्म के लोग हैं या जैन समुदाय है, इस समुदाय को लगता है कि हमारी जो भाषा है, प्राकृत है, पाली है, जो भी ये बोलते हैं, जो भी इनकी संस्कृति है, रहन सहन है, इसके संरक्षण के लिए आवश्यक है कि एक हम संस्था की स्थापना कर लें। तो राइट है, आपको अपनी आप इस संस्था का निर्माण कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए ईसाई का है। ईसाई लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा, हमारी भाषा के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम एक संस्था की स्थापना कर लें। डियर, आप कर सकते हैं। तो आर्टिकल 29 का जो व्यवहारिक रूप है वह आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 में प्रावधान है या प्रोविजंस है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि के संरक्षण के लिए संस्था की स्थापना कर सकते हैं। और संस्था की जब स्थापना करेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, उसको सर्कुलेट भी करेंगे, उसका प्रबंधन भी करेंगे, उसका मैनेजमेंट भी करेंगे। सिंपल सी बात है। अब ऐसा तो नहीं संस्था खोल दिया और छोड़ दिया आवारा। आवारा तो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहीं पर एक ये है, इम्पोर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि मान लीजिए आपने अल्पसंख्यक श्रेणी के तहत आपको अधिकार मिला है कि आप संस्था की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन आपकी संस्था पर भी अपवाद है। वो अपवाद क्या है कि मान लीजिए इन अल्पसंख्यकों में से किसी ने ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया और इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस संस्था में आप राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं, समाज विरोधी कार्य कर रहे हैं। आप जिस उद्देश्य से संस्था की स्थापना किए थे, आप उस उद्देश्य से हट के राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां क्या कर सकते हैं? आप ये कह सकते हैं कि देखिए अल्पसंख्यकों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, बहुसंख्यक लोग शोषण कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं, बम बनाएं, और जहां जहां बहुसंख्यक लोग हैं वहां पर बम फोड़ दें। ऐसा नहीं किया जा सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा करेंगे तो आप अल्पसंख्यकों के तहत जो आपने अधिकार प्राप्त किए हैं वो अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे और आपके साथ कड़ाई से कार्रवाई होगी। तो आप संस्था की स्थापना करें, आपको अधिकार है, लेकिन उस संस्था में आप राष्ट्र विरोधी या बहुसंख्यकों के विरुद्ध कार्य करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या दी कि जो आपको अधिकार मिला है, ये अधिकार का मतलब ये नहीं कि आप बहुसंख्यकों से ऊपर हो जाएं।
आपको जो अल्पसंख्यक के तहत अधिकार दिया गया है उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप बहुसंख्यकों से ऊपर हो जाएं या आप बहुसंख्यकों के ऊपर हेजोमोनी स्थापित कर लें ना, इट्स रॉन्ग। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको समानता स्थापित करने के लिए अधिकार दिया गया है, ना कि आपको बहुसंख्यकों के ऊपर स्थापित करने के लिए। तो यह है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। अब आगे पढ़ लेते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था। क्या? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। लेकिन आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से 44वें अमेंडमेंट 1978 में इसको मूल अधिकार की श्रेणी से रिमूव कर दिया गया। अब मूल अधिकार की श्रेणी से रिमूव कर दिया गया तो एक प्रश्न अगला बन सकता है कि इसे कहाँ रखा गया? तो भाग 12 के तहत और आर्टिकल 301 के तहत रख दिया गया। अब जैसे ही कोई मूल अधिकार भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बाहर रखा जाता है, फिर वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं रह जाता। यदि कोई राइट जो है वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं है तो आप आर्टिकल 32 यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की 5 प्रकार की शक्ति है, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पक्षा, ये सब जो 5 तरीके की रिट दी गई हैं, तो आप फिर उस 5 प्रकार की रिट का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर एक सामान्य प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इसको हटाने के पीछे का रीज़न क्या था, आधार क्या था? हमने जब आर्टिकल 19 पढ़ाया था तभी इसका विस्तार से वर्णन कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ एक ब्रीफ में जान लेते हैं। इसको हटाने का आधार ये हुआ कि सरकार के पास ज़मीन तो होती नहीं है, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे कंपनी लगाना हो, चाहे कहीं ट्रांसपोर्ट का काम करना हो, यानी कि यातायात की व्यवस्था करना हो, कुछ भी करना हो, तो इसके लिए भाई जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें लैंड भी है। ठीक है, अब लैंड सरकार के पास होती नहीं थी। अब सरकार मान लीजिए कहीं पर चाहती है कि हम रेलवे ट्रैक बिछा दें। अब सरकार रेलवे ट्रैक बिछा रही है और सरकार के पास ज़मीन नहीं है। अब सरकार के पास ज़मीन नहीं तो सरकार ज़मीन कहाँ से लेगी? लोगों से लेगी। अब लोग यहाँ ज़मीन देना नहीं चाहते थे, रेलवे ट्रैक यहाँ से यहाँ तक बिछ गया। अब बीच में किसी की ज़मीन पड़ गई, अब ये व्यक्ति ज़मीन दे ही नहीं रहा है, ये कह रहा है ट्रेन ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो। अब ट्रेन का ट्रैक ऐसे तो बिछाया नहीं जा सकता है, तो सरकार बहुत परेशान होती थी। तो मोरारजी देसाई साहब उस समय थे, बहुत विद्वान टाइप के आदमी थे। उन्होंने सोचा कि जब तक यह मूल अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार रहेगा, हम जमीन लेना चाहेंगे, लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलेगा कि देखिए सरकार, आर्टिकल 31 मूल अधिकार है और आप मूल अधिकार का वायलेशन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो हम तो आंख मूंदेंगे नहीं, हमको दायित्व दिया है संविधान ने कि आप लोग नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, इसलिए हम आपके ये जो रेलवे ट्रैक इधर से जा रहा है, हम इसकी आज्ञा नहीं देंगे। सरकार बहुत परेशान होती थी। तो सरकार ने सोचा कि न रहेगी समस्या, न लोग जाएंगे। सरकार ने कहा कि अब इसको हम विधिक अधिकार में रख देते हैं या कानूनी अधिकार रख देते हैं। तो सरकार ने संविधान संशोधन किया, यानी कि अमेंडमेंट किया, और ये अमेंडमेंट कौन था? 44वां संविधान था। और मोरारजी साहब ने इसको भाग 12 और 300 का के तहत रख दिया या 301 के तहत रख दिया। अब अगर सरकार को ज़मीन एक्वायर करने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार ज़मीन ले लेगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कि आपकी ज़मीन ले लेगी तो आपको कुछ नहीं देगी। सरकार आपको जो मार्केट वैल्यू है आपके लैंड की या ज़मीन की, जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के आधार पर आपको मुआवजा दे देगी। ये है आर्टिकल 31 की कहानी। अब हम चलते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा दिया है, जब हम मूल अधिकार स्टार्ट किए थे, तो आप वहाँ से देख लें। अब हम तीसरा जो देखते हैं वो आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 कहता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने का संसद की शक्ति। क्या मतलब है? ये लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे मूल संविधान में लिखा गया है। इसका सिंपल सा मतलब है, इस भाग यानी कि भाग 3 में जो अधिकार मिले हैं वे अधिकार सेना, गुप्तचर, राजदूत, मीडिया आदि को जो मिले हैं उसको आवश्यकता के अनुसार
पार्लियामेंट कम कर सकती है। समझते हैं कैसे? सिंपल सा मतलब है, कुछ विशिष्ट नहीं है। आर्टिकल 33 कहता है कि डियर, हमारे देश के जो सशस्त्र बल के लोग हैं, क्या सशस्त्र बल यानी कि सेना के लोग हैं, गुप्तचर विभाग के लोग हैं, राजदूत हैं, मीडिया है, इन सब के अधिकारों को कुछ सर्टेन कंडीशन में कम किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए सेना है, सेना में हमारे सभी सेनाएं, जल थल वायु, सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब शामिल हैं। और यहाँ पर जो कर्मचारी काम करते हैं, खाना बनाने वाला हो, गाड़ी साफ करने वाला हो, पेट्रोलिंग करने वाला हो, मतलब सेना का XYZ जितने भी लोग हैं, इनके मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए सेना है, अब सेना के जो लोग हैं वे लोग मीडिया में आकर ये नहीं बता सकते कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की है, या हम कल सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं मिलेगी आपको। यही बात कर रहा है आर्टिकल 33। इसी तरीके से हमारे जो गुप्तचर के लोग हैं, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, इनको भी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होगी। और ये आर्टिकल 32 का सहारा लेकर ये दुहाई नहीं दे सकते कि हम भी नागरिक हैं इस देश के, हम भी सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई गुप्तचर है, पाकिस्तान की गुप्तचरी कर रहा है और वहाँ से बोले देखिए पाकिस्तान में यहाँ आपके गुप्तचरी किया 5 साल, ऐसा नहीं कर सकते आप। मान लीजिए आपने कोई इंटेलिजेंस के तहत आपने कोई खुफिया जानकारी प्राप्त की कि पाकिस्तान अटैक करने वाला है, तो आप उसको मीडिया में आकर या आम लोगों में आकर नहीं बताएंगे कि देखिए हमने ये जानकारी कलेक्ट की है। आप अपने सीनियर को सिर्फ बताएंगे, और सीनियर भी सिर्फ अपने सीनियर को बताएगा। यानी कि एकदम मूक तरीके से, गुप्त तरीके से सारी बातों को रखना है। फड़फड़ाना नहीं है, चिल्लाना नहीं कि देखिए हमने ये कर लिया, हमने पाकिस्तान की खुफिया कर ली, हमने चीन के खुफिया कर ली। ऐसा नहीं है। आपको अधिकार इतना नहीं है कि आप मीडिया में आके बोले, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दें। ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो राजदूत और एम्बेसडर होते हैं, इनकी भी जानकारी बहुत लोगों को नहीं दी जाती। वो तो अलग की बात है कि अब सब लोग छाप देते हैं, यहाँ पर ये राजदूत हैं, यहाँ पर ये राजदूत हैं, लेकिन इनसे भी रिलेटेड कुछ बातें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, इनको नहीं बताया जा सकता है। इसी तरीके से इसमें मीडिया की भी बात की गई है। किसकी? मीडिया की। अब मीडिया की स्वतंत्रता को कैसे इसमें प्रतिबंधित करने की बात की गई है। आप मुंबई का प्रकरण याद करें, मुंबई और एनडीटीवी को याद करें। मुंबई पर, हमारे संसद भवन पर जब मुंबई वाला प्रकरण देखते हैं, जब मुंबई पर अटैक हुआ तो हमारे देश के जो मीडिया के लोग थे वो लेकर मीडिया, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं कि इधर से आतंकवादी आ रहे हैं, इधर से आतंकवादी जा रहे हैं। अब जो होटल के अंदर आतंकवादी थे वो सब देख ले रहे थे कि सेना के जवान किधर से अटैक कर रहे हैं। तो वो जैसे ही हमारे अंदर कोई देख के सुरक्षित बैठा हुआ है, हमारे सैनिक बाहर से उनसे लड़ रहे हैं। अब वो अंदर की टीवी, भाई होटल में टीवी तो लगी ही थी, अब सब देख ले रहे थे क्योंकि मीडिया वाले दिखा रहे थे कि हमारे सैनिक अब आतंकवादियों को मारने के लिए इस रास्ते से जा रहे हैं, और इस रास्ते से जैसे निकलते थे आतंकवादी इनको मार देते थे। सरकार परेशान हो गई, सेना के लोग हमारे शहीद हो रहे हैं। अब मीडिया वाले अपनी आज़ादी का बखान कर रहे हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूं, मुझे डर नहीं लग रहा है, आतंकवादी अटैक हो रहा है, फिर भी हम राष्ट्र की सेवा करने के लिए मीडिया का अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। अरे मीडिया अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रही है, आप अपने देश के सैनिकों को शहीद करने में सहायता कर रहे हैं शत्रु का। वो तो ब्रिटेन वालों ने भारत को बताया कि ये बंद कराइए मीडिया के लोग, ये जो तुम्हारे माइक लेके वहाँ पहुँचे हैं कैमरा लेकर, ये सब आपके जो मीडिया वाले हैं सब दिखा दे रहे हैं आतंकवादियों को। वो तो ब्रिटेन ने जब बताया भारत सरकार को, तो भारत सरकार तुरंत मीडिया वालों को बोली हटिए आप वहाँ से। अब मीडिया कहती है हमारी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अरे आपकी आज़ादी कितने हमारे सैनिकों को शहीद कर दी और आप अपनी आज़ादी के लिए चिल्लाते हैं। अरे आपकी आज़ादी है, आतंकवादियों को आप सारी सूचना दे रहे हैं।
तो इन सब मामलों में, इन सब प्रकरणों में मीडिया को भी प्रतिबंधित किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल दिया कि मीडिया को उतनी ही आज़ादी है जितना आम नागरिकों को। मीडिया को आज़ादी नहीं है कि सर आप कमरे में क्या कर रहे हैं, आपकी शादी कब होने वाली है, ये मीडिया का अधिकार नहीं है। मीडिया का उतना ही अधिकार है जितना आम आदमी का अधिकार है। तो ये आर्टिकल 33 है। आर्टिकल 33 कहता है कि सैनिकों को, गुप्तचरों को, राजदूतों को, मीडिया को कुछ मामलों में जो इनके अधिकार हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। सेना का व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम जमीन पर नहीं लेटेंगे। आपका सीनियर जो बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा। आप आर्टिकल 21 की दुहाई नहीं दे सकते वहाँ कि हमें भी शांति से सोने का अधिकार है। नहीं, आपको अधिकार है, ठीक है, आप भारत माता के रक्षक हैं, लेकिन आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जो आपका सीनियर कहेगा आपको वही करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमें भोजन नहीं मिल रहा है। भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? वैसे मिलना चाहिए, मिल भी रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है फिर भी आपको नहीं कहना, बोल नहीं सकते मीडिया में आके। ये है आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 34 पढ़ लेते हैं, जो कि खूब सुर्खियों में रहता है। इसमें क्या कहा गया है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। ये लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे संविधान में ये भाषा लिखी गई है। इसका सिंपल सा मतलब है मार्शल लॉ। क्या? मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 डील करता है किससे? मार्शल लॉ से। यानी कि ये कहता है कि अगर किसी क्षेत्र में सेना है तो उस क्षेत्र में सेना का कानून चलेगा, आम जो प्रशासन है वह नहीं चलेगा। यानी कि मान लीजिए भारत है, वैसे गलत बन गया, मान लीजिए भारत है, आप सिंपल सा ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, 32,63,263 वर्ग किलोमीटर जो हमारी लैंड है, यानी कि यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, यहाँ पर कहीं पर भी सेना लगी हुई है या सेना किसी मिशन पर है, तो यहाँ पर जो प्रशासन होगा, ये जो प्रशासन होगा वह सेना का होगा। और सेना का प्रशासन का मतलब ये हुआ कि आपके वहाँ पर मूल अधिकार कम हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप नहीं मान रहे हैं, फिर भी आप सेना का किसी मिशन पर है, आप बार बार ही घूम रहे हैं, तो सेना आपको फिर एक बार तो हो सकता है बता दे, क्योंकि भारतीय जो सेना है बहुत अच्छी सेना है, मानवता विरुद्ध कोई कार्य नहीं करती भारतीय सेना। एक बार आपको बता देगी कि देखिए यहाँ पर मत आइए बार बार, फिर भी आप हठ धर्मिता के कारण नहीं मानते, तो सेना फिर आपको एक पत्थर समझेगी और गोली चलाने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करेगी। और आप फिर इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे कि देखिए हमको तो उड़ा दिए। तो आर्टिकल 34 साफ साफ बता दिया है कि जहाँ पर मार्शल लॉ लागू है वहाँ पर केवल सेना का कानून चलेगा। और कानून लागू है तो ये लोग औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं, आप घर में घुस के देख सकते हैं कि आप आतंकवादी तो नहीं हैं, और आप इस आधार पर दुहाई नहीं दे सकते कि हमको जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता मिली है, हम निजता के अधिकार का उल्लंघन आप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार है, लेकिन अगर मार्शल लॉ लागू है तो फिर निजता का अधिकार आपका लागू नहीं है। अगर आप आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं, और आतंकवादी प्रवृत्ति के नहीं तो सेना से क्या डर? सेना तो हमारी शान है, लेकिन आप आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं तो फिर सेना आपको बख्शेगी नहीं। पूरे विश्व को नहीं बख्श रही है भारत की सेना। आप पूछेंगे आप ऐसा क्यों करें? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो पीस मेकिंग सेना है उसमें भारतीय सेना बृहद स्तर पर है। भारतीय जो सैनिक हैं वो बड़ी संख्या में हैं और पूरे विश्व को शांत कर रहे हैं, और जो ज़्यादा शांत होता है फिर उसको अच्छे से शांत कर देते हैं। तो ये है भारत की सेना। ये आर्टिकल 34 है कि भैया मार्शल लॉ लागू हो तो वहाँ फिर सेना का कानून ही चलेगा। आप वहाँ 13, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब वहाँ नहीं चलेगा। ये हो गया आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 35 को देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि हमारे संविधान में लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यह है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। इस भाग का मतलब भाग 3। अब इसको सिंपल सा समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, एकदम हल्का सा है। आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 का सीधा सा मतलब है
कि भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को और प्रभावी बनाने के लिए हमारी जो संसद है, और आगे फिर लिखा गया है ना कि विधानमंडल, यानी कि आर्टिकल 35 डील करता है हमारी पार्लियामेंट से, और हमारी पार्लियामेंट को अथराइज करता है या शक्ति देता है कि भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं आप इनको और भी बढ़ावा दे सकते हैं और इनको ग्राउंड लेवल पर लागू करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का समापन। अस्पृश्यता का समापन। अब अस्पृश्यता का समापन आर्टिकल 17 के लिख देने से काम थोड़ी बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई अस्पृश्यता को, अनटचबिलिटी को ही बढ़ावा दे रहा है, तो आप उससे कैसे डील करेंगे? तो उससे डील करने के लिए आप कानून बनाएंगे। तो यही सब व्यवस्था है कि जो मूल अधिकार हैं उनको प्रभावी बनाने के लिए संसद हमारी कानून बना सकती है। तभी तो आर्टिकल 17 के लिए 1955 में कानून बनाया गया है, अस्पृश्यता अधिनियम। इसी तरीके से आर्टिकल 32 का एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 32 ही देखते हैं। आर्टिकल 32 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों पर रिट जारी करने की शक्ति। अगर सरकार चाहे, सरकार मतलब पार्लियामेंट, मतलब केंद्र सरकार या संसद, अगर हमारी संसद चाहे तो वह किसी अन्य न्यायालय को, लोअर कोर्ट्स को भी ये अधिकार दे सकती है कि आप रिट जारी कर सकते हैं। अभी तो केवल आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को। लेकिन अगर हमारी पार्लियामेंट चाहे, ना कि विधानमंडल, हमारी पार्लियामेंट अगर चाहे तो अन्य न्यायालयों को भी यह अधिकृत कर सकती है कि आप भी रिट जारी कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे उपाधियों का अंत की बात की गई है आर्टिकल 18 में, तो जो भारत रत्न, पद्म विभूषण जैसे हम वो देते हैं पुरस्कार, तो इन पुरस्कारों को देने के लिए भी सरकार ने कानून बनाया है। तो टोटलिटी का मतलब ये है कि सरकार, जैसे आर्टिकल 21 का के तहत, आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। तो क्या हुआ कि शिक्षा जीवन का ही तो भाग है, तो जीवन का अधिकार जो था उसको विस्तृत करने के लिए सरकार ने कानून बनाया। जो ये फ्री में भोजन या खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है, ये भी तो मूल अधिकारों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये शक्ति सरकार कहाँ से ले रही है? आर्टिकल 35 से। भाई भोजन जीवन के लिए क्या आवश्यकता है? भोजन नहीं होगा तो अधिकार क्या होंगे? अधिकार लेने के लिए आपको जिंदा रहना आवश्यक है, और भोजन आप कर ही नहीं रहे तो 4, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कितने दिन तक आप जीवित रहेंगे? इसलिए आर्टिकल 35 डील करता है या प्रोविज़न करता है और यह शक्ति देता है हमारी पार्लियामेंट को कि डियर पार्लियामेंट, भाग 3 के तहत जो मूल अधिकार दिए गए हैं, इन मूल अधिकारों को और ग्राउंड लेवल पर लागू करने के लिए आप समय समय पर इसमें संशोधन कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन डियर पार्लियामेंट, आप इस बात का ध्यान रखना कि आप ऐसा कोई कानून मत बनाना जो लोगों के, नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करती हो। यदि आप फिर भी नहीं माने और आपने कानून बना दिया तो आप ध्यान रखना, ये कानून उस सीमा तक विधि शून्य घोषित माने जाएंगे जिस सीमा तक यह मूल अधिकारों का हनन करते हैं। आई थिंक आप आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक और भाग 3 में और भाग 12 और 300 का के तहत जो संपत्ति का अधिकार है और जो मूल अधिकार है, आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।